बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सुमरा का ख़त और मैसेज हमारी टीम ने चुना है। अच्छा, मेरे पास चूँकि बड़े सलीके से टाइप हो के और बड़े जनाब वाइट कागज़ पे और मोटे कागज़ पे ये मैसेजेस आते हैं और ज़रा टीम बड़ी मेहनत करती है। आपके अच्छे सवालात को हम ज़ाया नहीं होने देते। अच्छा, इससे पहले कि सुमरा का मैं क्वेश्चन ले लूँ, मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो। ये रोज़नामा जंग में ख़बर छपी है और अहम इतनी है कि मेरा ख़्याल है आपको उसका इल्म होना चाहिए। और ये है जी, तफसील उसकी ये है कि जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन बीटा मुस्तकबिल की अहम तरीन नस्लें हैं। नई नस्ल के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क ही नहीं बचा। जनरेशन अल्फ़ा की तादाद 2 अरब से तजावज़ कर गई है। 2035 तक जनरेशन बीटा आलमी आबादी का 16% होगी। और इसमें भी थोड़ी और ताकि आपको क्लियर रहे, 2035 तक जनरेशन बीटा जो है ये 3 चीज़ें बदलेगी: पूरा माशरती सेटअप, पूरा तालीमी सेटअप, पूरी टेक्नोलॉजी। यानी 2035 तक ये किताबें, ये सिलेबस, इनमें से बेशतर डिग्रियां ख़त्म हो चुकी होंगी। बहुत से अदारे बंद हो चुके होंगे। अभी भी सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिले इतनी तेज़ी से कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ये दोनों जनरेशन जो आने वाले दिनों की, ये कोई बेमानी, यानी इनके लिए एमए पंजाबी, एमए कश्मीरियात, एमए सराइकी क्या उनका माना रखेगा। तो जितनी डिग्रियां लोगों ने, यूनिवर्सिटियों ने सिर्फ फ़ीसें जमा करने के लिए बनाई हुई हैं, जिनका ज़िंदगी से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ना आगे जगह है ना पूछ है, वो ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लोग यूनिवर्सिटियों में नहीं आएंगे। अभी हार्वर्ड का मैं पिछले दिनों रिसर्च पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि हमारी डिग्री की जो अहमियत है वो कुल 5 साल की बची है। 5 साल बाद वो इल्म भी इर्रेलेवेंट हो जाता है, नया इल्म आ जाता है। अच्छा, इसी रिसर्च में माहिरीन ने यह कहा है कि जनरेशन अल्फ़ा मुकम्मल डिजिटल माहौल में और जनरेशन बीटा जो मुकम्मल मसनूई ज़हानत के माहौल में परवान चढ़ेगी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे, आपको तो चूँकि अंदाज़ा नहीं हो रहा, बहुत सारे जो अच्छे तालीमी इदारों के बच्चे हैं वो टोटल इस पे चले गए हैं, मसनूई ज़हानत पे। आपको चैट जीपीटी का पता होगा, एक और है लुमिनाई, उसका पता होगा। इस तरह के दसियों हैं। हर कंपनी ने, हर मुल्क ने अपनी अपनी बनानी शुरू की हुई है और इट्स वेरी हेल्पफुल। वो फिर जो असल मसला है कि वो आपका सोचने समझने का पैटर्न ही पूरा बदल के रख रही है। अच्छा, ये लोग माहिरीन कहते हैं कि जनरेशन अल्फ़ा मुकम्मल तौर पर 24वीं सदी की पैदावार, जहाँ टेक्नोलॉजी ने तालीम, तफरीह, राब्तों की हर चीज़ बदल दी है। ये नस्ल तेज़ी से सीखने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने, आलमी मसाइल पर शऊर रखने को नुमायाँ समझी जाती है। इसी वजह से उन्हें जो फ्यूचर की लीडरशिप वो भी कहा जाता है। और जनरेशन बीटा जब उन बच्चों पे मुश्तमिल होगी जो 2025 से 39 के दरमियान पैदा होंगे। यानी ये जो इस साल बच्चे पैदा हो रहे होंगे 39 तक ये सारे बीटा बन जाएंगे। और अब आप सोचिए कि हमारा ये आलम है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम खुद नहीं करते, अपने बच्चों को, ये जेन जी के बाद के बच्चे हैं, जेन अल्फ़ा वाले बच्चे, वो करते हैं। यानी घर में एलईडी को, उसमें हमने नेटफ्लिक्स लगाना होता है तो बच्चे लगा के देते हैं, हम नहीं लगाते। अच्छा, कहाँ से ढूंढे? इवन मैंने तो साथ शॉर्टकट किया हुआ है कि वो रख लिया हुआ है, क्या से कहते हैं, माउस। तो उसके साथ जब मैंने ऑपरेट करना तो मैं माउस के साथ ऑपरेट कर लेता हूँ। लेकिन बच्चे ज़ाहिर है उनको डिफरेंट तरह की वो उसकी होती हैं। पूरी दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदल रहे। और सुमरा का जो सवाल है वो कहती हैं, अच्छा, दुनिया में किसी जगह आप ये सवाल करेंगे तो वो लोग हंसेंगे कि पाकिस्तान वाले किन प्रॉब्लम में। जब बेडरूम और किचन दोनों अलग होने की गारंटी मिल जाए फिर शादी करनी चाहिए। आजकल के लड़कों को
शादी के बाद घरवाली की इज्जत नहीं करते, जो करना चाहते हैं उनकी माएँ नहीं करने देती, और इस चक्कर में लड़कियां ससुराल में डिग्रेड होती जाती हैं। फिर एक वक्त आता कि बीवी के सब्र का पैमाना लबरेज, और वो फट पड़ती है। मेरे बच्चे से मेरा सब्र का पैमाना जिन बातों पे लबरेज होता है, जब आप ओवर थॉट करते हैं तब लबरेज होता है। जब चीज़ें आप साथ साथ सॉर्ट आउट करते जाओ, जो इतराज़ात हैं वो देखते जाओ, तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये बात ठीक है, बेडरूम किचन विचन ये अलग होना ही चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों मैं जो कि फैमिली काउंसलिंग में हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट, ये महंगा है लेकिन एक ऐसा होता है डील कि जिसमें हम उनके घर चले जाते हैं, वो आते हैं, आके हमको घर अपने ले जाते हैं। डिनर पे आमतौर पे ये मुलाकात होती है, तो उसमें लड़के लड़की उनके फैमिली मेम्बर से गपशप होती है और एंड ऑफ द डे उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये जो मीटिंग थी, इसमें लड़की कोई 6 माह से उन्होंने निकाल दिया हुआ था, घर आ गई हुई थी, और बीच में डिवोर्स भी हो गई। अच्छा, जब डिवोर्स हुई तो फिर मैंने लड़के वाले भी चूँकि मेरे पास आए थे, तो उनसे मैंने कहा कि आपने भी रखना है नहीं रखना वो बात की बात है, लेकिन डिवोर्स अगर हो गई तो फिर आपको कम से कम 25-30 लाख का नुकसान होगा। उन्होंने पूछा वो कैसे, तो मैंने उनसे कहा कि ये लड़की छोड़ेंगे तो क्या कोई लड़कियां घर के बाहर लाइन लगा के बैठी हुई हैं कि इस चिब्बड़ से लड़के, चिब्बड़ समझते हैं, एक बड़ा खरबूजा होता है तरबूज, एक छोटा सा चिब्बड़ होता है जो इत्तफाकी उगा होता है, किसी चिब्बड़ से लड़के को कोई लड़की कोई क्यों देगा। इससे वो भी नहीं संभल सकी और इसकी माँ ने या बहन ने उस रिश्ते का बर्बाद कर दिया। पर ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि इसको अकल इसने इस्तेमाल नहीं की। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो एक नाकाम डिवोर्सी लड़के को फिर लड़की दे दे। वो गारंटी लेगा ना, गारंटी में कोई प्लाट देना पड़ेगा, गारंटी में हक में ज़्यादा रखना पड़ेगा, गारंटी में उसके लाड ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, तो मिनिमम 20 लाख है। ओके, डिवोर्स आपने दे दी, आपका लड़की फारग, आप भी फारग, नया कर लोगे। दूसरा ये कि जितने रिश्ते लड़की के साथ आपके बाकी लोगों के जुड़े वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिवोर्स के बाद फिर मुलाकातें दोस्तियां बाकी नहीं बचती। तो पहला काम मैंने पिछले महीने ये किया कि उसको से कहते हैं रुजू करना, कि अभी लड़की ना लेके जाएं लेकिन रुजू कर लें। रुजू से ये है कि निकाह बच जाएगा। अच्छा, बाद में अलग होना है तो ऑप्शन होगा। अभी गुस्से में किया था, नफरत से किया था, तो ये दोनों के लिए परेशानी हो गई। फिर मैंने रुजू कर लिया था, अभी लेके नहीं गए थे। फिर हमने लंच वंच डिनर किया, खाना वाना खाया। वहाँ मैंने लड़की से एक सवाल किया, सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा कि बच्चे 4 महीने से तुम रोती हो, मेरे पास भी जब आती हो नीर बहाती हो, धाड़े मार मार कर रोती हो, मेरी बेइज्जती की, मेरे ये किया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मेरे अब्बा को बुलाया, ये किया। तो अब ये बताओ कि इन 4 महीनों में तुमने क्या सीखा? 3 बातें बताओ। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि मुझे इसके पास 6-7 चीज़ें होंगी कि जो बताएगी कि सर ये मुझे नहीं करना चाहिए था, दैट वॉज माई मिस्टेक, दैट वॉज माई ब्लंडर। उसने चूँकि ब्लंडर किए थे, तो अब उसने शुरू यहाँ किया कि जो पहली बात मैंने सीखी है, मैं नतीजे पे पहुंची हूँ कि इस तरह के लोगों के घर शादी नहीं करनी चाहिए। आप सोचें कि गुस्से से, मुझे आमतौर पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्से से मेरा जी चाहे कि मैं इसको उल्टे हाथ का मारूं एक थप्पड़ कि बेवकूफ़ औरत, तुम्हारा ख़ानदान जमा है, उसका ख़ानदान जमा है, हम लोग जमा हैं, और 8-10 हज़ार खाने पे लग गया खर्चा और तुम्हें बसाने के लिए, और तुम बसना चाहती हो, लेकिन तुमने ये सीखा है कि इस तरह के लोगों के घर शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने बहुत गुस्से पे काबू पाके कहा कि बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस वजह से तुम्हारी गलती से ये रिश्ता ख़राब हुआ, क्या दोबारा वो गलती दोहराओगी? उसने कहा देखें, मैं आपको सीधी बताता हूँ, मेरी ज़ुबान पे काबू नहीं है, दूसरा मेरे हाथ में भी काबू नहीं, मुझे पता नहीं चलता कि मुझसे क्या हो गया।
तो उसने बीच में अपने एक दो बड़े रिश्तेदारों, जो उम्र में बड़े थे, रिश्ते में बड़े थे, उनको थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे काबू में नहीं है, मैं उसको रोक नहीं सकती, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, अब जब ये गुफ्तगू हो रही हो तो आप सोचें कि उस लम्हे यानी वो सब हवन्नक बन के उसको देख रहे हों कि सर इसके लिए कह रहे हैं कि इसको वसा लो। क्या ऐसी औरत को वसाना चाहिए, या उसे वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं वो देने चाहिए? ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि हमें जब इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है तो वहाँ हंसी नहीं आती, तकलीफ़ होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।